आपकी इतनी रिलीज होती है, इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं, कार्ड्स भी आपके साथ देते हैं, तो इसका खर्चा कहाँ से आता है? के ऊपर भी जो ना एक आरोप लगते रहते हैं बार बार एनजीओ के नाम पर कि आपने डोनेशन लेते हैं, सही जगह नहीं पहुंच पाते और या पहुंचाते नहीं सही जगह। सोशल मीडिया पे से भरोसा कम हो गया है। ये स्कैम होते हैं, फेक आईडी बना के लोग मैसेज करते हैं कि हमारी मदद कर दीजिए। और अच्छा एआई से ऐसी वीडियो बना देते हैं कि आपको लगेगा कि इसका पैर टूटा हुआ है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसकी बच्ची की तबीयत ऐसी हो रही है। कैब भाई, हमारे जो मुल्क में इस टाइम माइनॉरिटी के ऊपर काफी बिल, काफी चर्चाएं होती रहती हैं। मुझे लगता है कि हर महीने एक न एक नया टॉपिक आ जाता है, फिर वो चाहे हिजाब का हो, वक्फ का हो। तो इस पर आपका क्या व्यू है? असम में गया, किस तरीके से मुसलमानों के गांव उजाड़ दिए, तमाम घर उजाड़ दिए, उनके घर रहने के लिए घर नहीं है, पूरे मिट्टी में मिला दिए। क्यों मिला दिए? अडानी का कोई पावर प्लांट का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने सब घर जो है मिट्टी में मिला दिए। कि जब आप अभी संभल का केस हुआ था तो आपकी एक ऑडियो बहुत वायरल हुई थी और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें पीड़ित परिवार जो था वो खुद कह रहा था कि हम तक तो मदद पहुंची ही नहीं, और आपका कहना था कि मैं मदद देकर आया हूँ। यहाँ भी मदद नहीं हुई है। फोटो सोशल मीडिया के ऊपर डालकर लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं दूर दूर से, और ये दावा कर रहे हैं कि ये सारा पैसा परिवार को हमने दे दिया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं मिला है, 1 रुपया भी। कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बोलते हैं, जब आप बयानबाजी करते हैं तो कभी आपको पीछे से कुछ हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया हो आपको? मैं डरता नहीं किसी से। अक्सर आपकी वीडियोस में देखी गई है कि आप मोस्टली मुस्लिम्स की मदद करते हैं, तो व्हाट अबाउट अदर्स? दलित भी तो है। इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मैं टोपी लगाकर ये वीडियोस या इस तरीके का काम करा जाए? इंस्पिरेशन की क्या बात है? आपकी एनजीओ है, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड अभी तक सही नहीं है। फाइनेंशियली रिकॉर्ड देखो, ना तो आप पूछ सकते हैं, ना ही कोई दूसरा पूछ सकते हैं। मान लीजिए कल को आप एमपी का पद मिलता है तो आप सबसे पहले 5 डेवलपमेंट क्या करेंगे? और एक किसी ने खूब कहा था कि लगेगी यार वो जद में आएंगे कई मकान, यहाँ पर सिर्फ हमारा घर थोड़ी। आज के एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें आप सोशल मीडिया पे बाखूबी जानते हैं। छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी है, हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। आज राह जिंदगी फाउंडेशन के चेयरमैन के साथ साथ युवा जनशक्ति समिति के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं मोहम्मद कैफ। आज इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एज इज जस्ट अ नंबर हो सकता है, एनजीओ का प्रोसेस क्या होता है, कैसे एनजीओ को फंडिंग आती है, मॉडर्न एजुकेशन और मदरसा एजुकेशन में इतना गैप क्यों है, हमारा युवा भटक कहाँ रहा है, सोशल मीडिया और रियल मीडिया में डिफरेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एनजीओ पर चंदाखोरी का इल्जाम लगता है तो ऑडियंस कैसे पहचाने कि कौन सच है और कौन झूठ। तो बने रहें आज हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में मोहम्मद कैफ के साथ। भाई मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका इसमें वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैफ भाई, जैसे कि हम सबको पता है, हम सब देखते रहते हैं आपकी वीडियोस, ऑलमोस्ट बहुत युवा आपसे कनेक्टेड है, तो सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये आइडिया, ये इतनी रेवोल्यूशन का जज्बा ये आया कहाँ से, शुरुआत कैसे हुई कि आज आप जनशक्ति समिति के आज नेशनल प्रेसिडेंट हैं, राय फाउंडेशन आप चला रहे हैं, इसके चेयरमैन हैं, तो कैसे शुरू हुआ ये? देखिए, सन 2019 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद से ही जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि कैसे लोगों को जोड़कर और किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की मदद की जा सके। तो हमने सोचा, हम चंद लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, जैसे दोस्त बैठे होते हैं, तो सोचा क्यों नहीं कुछ लोगों की मदद करें। तो कुछ लोगों ने हमने ऐसे ही पैसे इकट्ठे करे, और एक जो है बूढ़ी अम्मा थी, उसके घर में राशन वाशन की कुछ कमी थी, तो हमने वो राशन पहुँचाया। तो उसे पहुँचाने के बाद हमें बहुत बेहद खुशी हुई। जब आदमी को शुरू में कुछ काम करता है तो आदमी को खुशी होती है, तो उसी को देखते हुए 2-3 जगह हमने ये चीज़ ऐसी करी। तो हमने फिर सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसके ज़रिए हम गवर्नमेंट को भी और अपने आप में भी एक सेफ़ फील करके और वो मदद कर सकें। तो इसी को देखते हुए हमने सन 2023 के अंदर जो है ये राह ज़िंदगी फाउंडेशन जो है बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है न जाने कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसी जो माएँ हैं, बहनें हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं, जिनके घरों में राशन पहुँचा है, जिनके घरों में पंखों की व्यवस्था कराई है, घर बनवाए हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे जो है कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई उसके अंदर अभी हम लोग जाके जो लोग शहीद हुए उन लोगों के परिवार वालों की मदद करी, चाहे वायनाड में किसी भी जगह हो, हम लोगों ने इसके ज़रिए, फाउंडेशन के ज़रिए लोगों की मदद करने का काम करा है, और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं तब तक करते रहेंगे। और रही बात युवा जनशक्ति समिति की, तो मेरा इसका बनाने का मकसद ये था कि हमसे जो है जगह जगह प्रदेशों के अंदर, शहरों के अंदर लोग जो जुड़ना चाहते थे, जो चाहते हैं कि हम इनके साथ मिल के काम करें, तो हमने उसके लिए समिति बनाई जो है जिस भी तरीके से तमाम समाज के लोगों को, तमाम समाज के नौजवानों को लेके उनके नौजवानों की हक़ की आवाज़ उठाने की ये समिति इंशाल्लाह काम करेगी। अभी इसकी हमने शुरुआत करी है, आगे आगे आप देखिए इंशाल्लाह इससे बहुत बड़े बड़े कामों का अंजाम दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो लगभग आपकी उम्र 21 साल है,
जी सही कहा। तो आप जैसे आप देखते हैं हमारी जो आपकी जो एज है उसमें मोस्टली जो युवा है वो सोचता है कि दोस्ती, घूमना, चाय पे बैठ के बातें करना। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ जिम्मेदारी कुछ जल्दी उठा ली है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिसे अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसके जो है लक्ष्य जो जिसका बड़ा होता है, एम जिसका बड़ा होता है, उसे जो है मेहनत शुरू कर देनी चाहिए जबकि उसे लगे कि मुझे इस लाइन में जाना है, इन चीज़ों को करना है, तो फिर वक्त, उम्र, एज कुछ नहीं देखना चाहिए। आप देखते हैं बड़े बड़े उम्र के लोग होते हैं, वो सही जो बात है आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि कोई 50 साल का व्यक्ति था, कोई 55 साल का व्यक्ति, उसने वकालत करी, उसने ये सब करा। किसी आप हम पहले कुरान में पढ़ते थे, हदीसों में सुनते थे, कोई आलिम की सुनते थे कि फ़ला जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने 60 साल की उम्र में जो है हाफिज़ करा। तो ये चीज़ें आती हैं। देखो, तालीम की और जो है कुछ भी काम करने की कोई एज नहीं होती। आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और बस मंजिल उसके सामने होनी चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, और मंजिल के इंशाल्लाह अल्लाह खुद पहुंचा देता है। इतने काम आप अंजाम देते हैं कि आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि मुझे भी यार लाइफ फ्री जीनी है? देखिए, कभी कभी लगता है ऐसा, जब आप अच्छे काम करते रहते हैं लेकिन पीछे से लोग पोक करते रहते हैं, तरह तरह की जो है तंज कसते रहते हैं, तो तब कभी कभी एहसास होता है। लेकिन फिर हम एक ख्याल ये सोचते हैं कि जो माएँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं, जो बहनें जो शादी नहीं हुई, जिनकी अभी तक वो शादी के लिए उनकी माएँ उनकी अपनी औलादों को देखती हैं, उनके इंतज़ार करती हैं कि कब हमारी बेटियों की शादी हो, घरों में खाना है। जब ये चीज़ हमारे जहन में आती है, कौम को लेकर, लोगों को लेकर, नौजवानों को लेकर, फिर हम ये चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती। हम जिस प्लेटफॉर्म को लेकर, जिस लाइन में हम चल रहे हैं, हम उसी में फिर दौड़ लगना शुरू कर देते हैं। तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? देखिए, मैंने अभी 10th की थी, अभी मैं 11th के बाद 12th में हूँ, और इंशाल्लाह आगे जो है मेरा वकालत की मेरा इरादा है। अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। जब आप क्लासेस के लिए जाते हैं तो आपको कभी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला टीचर से? क्योंकि नहीं, वो भी ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जैसे सब बच्चे होते हैं तमाम, उसी तरीके से मैं भी स्पेशल। अच्छा, किसी टीचर ने आपको आज तक पनिशमेंट दी? कोई देखो- किस्सा ऐसा? देखो, सभी को होती है। हम तो खैर अपनी क्लास के सबसे शरारती बच्चे थे, और सबसे ये कहते थे कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे। बैक बेंचर्स? बैक बेंचर्स थे हम तो ऐसी को। लेकिन अल्लाह जिसे बनाना चाहे सही उसे बात कुछ है। भी बना सकता है। तो सही बात इसमें है। तो कोई कहने की दो राय नहीं है, वो तो हर चीज़ पे कादिर है। बिल्कुल, बेशक। कहीं तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में एक बहुत बड़ा गैप आता है। क्या लगता है आपको, क्या वो गैप है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, हर तरीके से हर समाज में अलग अलग नीतियाँ हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे इस्लाम में आपको पता है अभी से चीज़ें शुरू हुई हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, जो हमारा मुल्क है तरक्की कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये गैप जो है कम हो जाए। अगर आप देखें, आप मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, सीबीएसई होगा डेफिनेटली, तो अगर आप देखें मदरसे की एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, गैप समझने की सिर्फ एक सोचने का नज़रिया है। लोगों ने जो एक ये इमेज तैयार कर रखी है लोगों के जहन में कि मदरसे के अंदर आप ये बनते हैं, मदरसे के अंदर ये चीज़ें होती हैं, मदरसे के अंदर कुछ नहीं होता। मदरसे के अंदर सिर्फ दीनी तालीम सिखाई जाती है। ज़्यादा ज़ोर जो है दीनी तालीम पे दिया जाता है, दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है। आप देखिए, मदरसे के बच्चे नीट के लिए कर रहे हैं, आईपीएस बनने, जज बनना है। हमारे गाँव के खुद एक व्यक्ति थे, वो जज बने मदरसे में पढ़ के। तो ये तो कहने वाली बात है कि मदरसे में ये चीज़ सिखाई जाए। जो बच्चा पढ़ने वाला हो, जिसे कुछ ज़िंदगी में हासिल करना हुआ, वो मदरसे में पढ़ के भी कुछ बन सकता है, झोपड़ी में पढ़ के बन सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ के बन सकता है। और जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा, उसे आप कितने बड़े हार्डवर्ड कहीं भी भेज दीजिए स्कूल में किसी में, उसे वो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये मदरसे को जो है सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा है, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है। दोनों में तालीम दी जाती है, और अच्छी तालीम दी जाती है, बशर्ते कि बच्चा उसे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हद तक आज के जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये नहीं कहता कि इस्लाम में ऐसा है नहीं कि मॉडर्न एजुकेशन से टैकल ना कर पाए, बट स्टिल जो मदरसा एजुकेशन है, मैं बड़े मदरसे की बात नहीं कर रहा, जो हमारे गली मोहल्लों में मदरसे चलते हैं, आप उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो कहाँ हमें चीज़ें ठीक करनी चाहिए? देखिए, अब तो मदरसे जो हैं गली मोहल्ले में भी जो मदरसे खुल रहे हैं वैसे नहीं खुल रहे हैं। उनमें ज़्यादा ज़ोर जो है दुनियावी तालीम पे दिया जा रहा है। ये मानना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस जो है इस वक्त की ज़रूरत है, और कौम की भी ज़रूरत है। तो बच्चे खुद ही, मदरसे वाले खुद ही इतने अवेयर हो गए हैं कि वो मदरसों के अंदर कंप्यूटर क्लासेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अच्छी तालीम देने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने आपसे पहले कहा, सिर्फ एक मुद्दा बनाने वाली चीज़ है, और ये एक विवाद करने वाली चीज़ है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मदरसों के अंदर भी वही तालीम दी जाती है जो स्कूलों के अंदर दी जाती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बहुत बड़ी ऐप एनजीओ भी रन कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर इंस्टाग्राम पे क्यूआर कोड लगा के चंदा मांगना एक ट्रेंड बन गया है,
और हर गली मोहल्ले में आज के टाइम पे एनजीओ ओपन हो चुके हैं। कोई हेल्थ के नाम पे मांग रहा है, कोई एजुकेशन के नाम पे मांग रहा है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वेलफेयर के नाम पे जो मांगा जा रहा है डोनेशन। तो क्या लगता है ये कितने हद तक सही है, क्योंकि इसमें सही गलत भी बहुत हो रहा है। देखिए, वो लोगों को देखना चाहिए कि वो किन लोगों को पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो ये मानता हूँ सबसे पहले अपने पड़ोस में देखें। अगर पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब बहन है, गरीब माँ रह रही है, अगर उसके घर में खाना नहीं है, सबसे पहले फ़र्ज़ जो बनता है व्यक्ति का, चंदा दे रहा है, ज़कात दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, सबसे पहले उसका पड़ोसी का हक है। बिल्कुल। पड़ोसी के बाद उसके बगल वाले पड़ोसी का, उसके बाद बस्ती पे हक है उसका, उसके बाद गांव में हक है, तब जाके वो बाहर दे सकता है। बिल्कुल तो सही वो बात तो व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि मैं चंदा किस व्यक्ति को दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, पूरी जांच करे, पूरी तजदीद करे, उसके बाद उसे दे। और जो मैंने कहा सोशल मीडिया पे तो क्या नहीं हो रहा है, सही बात है। आईपीएस आईएएस जज तक के लोगों को ठगा जा रहा है साइबर क्राइम के जरिए। सोशल मीडिया पे क्या नहीं हो रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को ठगा जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ठगा जा रहा है। वो क्या करते हैं, एआई से वीडियो बनाते हैं, उसमें क्या होता है, वो सब चीज़ हो रही है। तो करने को तो अब लोग खुद माशाल्लाह इतने अवेयर हो गए हैं कि इन चीज़ों को जो है समाप्त किया जा रहा है, किसी भी तरीके से सरकार भी अपनी मुहिमें चला रही है। तो इसमें तो कोई नहीं है। और रहा आपने जो सवाल किया, ये कैसे इन्हें हैंडल करना चाहिए, ये ट्रेंड बना दिया इन लोगों ने, तो ये तो लोगों के ऊपर बात है। ऐसे लोगों की आपकी बात तो सही है, लेकिन ऑडियंस कैसे समझे कि ये वाली एनजीओ सही है और ये वाली गलत है, क्योंकि ऑडियंस, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्कैम भी है एक तरीके से। तो ऑडियंस के सामने वीडियो आ गई, दिल इंसान का बहुत पिघल जाता है, जो हमारा दिल है बहुत कमज़ोर है एक तरीके से। बिल्कुल। तो कैसे पता चले ऑडियंस को कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप पैसा दे रहे हैं तो पहले चीज़ की तशदीद कर लें। और बाकी मैं इसमें क्या कहूँगा, अगर किसी को लग रहा है कि ये चीज़ देने लायक है तो दीजिए, और नहीं लग रहा, नहीं देने लायक है तो मत दीजिए। ये तो आदमी का इख्तियार है, आदमी अपना पैसा खर्च कर रहा है। वो गलत चीज़ों पर भी खर्च करता है, आदमी दिन में सिगरेट पी लेता है, 100 रुपये की स्टिंग वगैरह, हेल वगैरह, ये सब चीज़ें पी लेता है, अपनी सेहत का नुकसान करता है। अगर किसी को वो 100 रुपये सवाब की नीयत से देगा तो उसे तो सवाब मिलेगा ना। अब बाकी जो लेने वाला है वो उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, वो तो उसके ऊपर इख्तियार है ना। जो सवाब की नीयत से दे रहा है वो अल्लाह उसे उसका अजर देगा, बाकी अल्लाह मालिक है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, काफ़ी नौजवान अब सोशल मीडिया का ट्रेंड देखकर एनजीओ खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों खोलना चाहिए एनजीओ? आपको नहीं लगता कि अगर हमारा मस्जिद का जो ज़कात सिस्टम है अगर वो ठीक हो जाए तो हमें नहीं लगता कि मुस्लिम वेलफेयर के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एनजीओ खोलने की? मैंने कहा अगर आदमी सोच ले, सोचने तो आदमी क्या नहीं सोचता, अगर आदमी कर ले उस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर ले, जो आपने कहा मस्जिद वाला सिस्टम, तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये है कि हर चीज़ में, हर जमात के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो हर तंजीम अपना काम कर रही है, हर जो है जमात अपना काम कर रही है, और जिस तरीके से घर तमाम लोग देख रहे हैं, जो उनके चाहने वाले उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिस तरीके का आदमी है उस तरीके से उसके साथ अल्लाह भी दे रहा है और लोग भी दे रहे हैं। क्या भाई, आपके ऊपर भी जो ना एक आरोप लगते रहते हैं बार बार एनजीओ के नाम पर कि आपने डोनेशन लेते हैं, सही जगह नहीं पहुंच पाते, और या आप पहुंचाते नहीं सही जगह, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तक हमने जो भी डोनेशन लिया है और जो भी चीज़ें करी हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहा है। और रही लोगों की बात कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये चीज़ें कर रहे हैं कि ये फ़लाँ चीज़ यहाँ इन्होंने इस्तेमाल कर ली, फ़लाँ चीज़ पैसा उन्होंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो लोगों का तो कुछ नहीं कर सकता कोई। जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं, दूसरे पे जो है तंज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। एक आपकी, जब आप अभी संभल का केस हुआ था तो आपकी एक ऑडियो बहुत वायरल हुई थी, और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें पीड़ित परिवार जो था वो खुद कह रहा था कि हम तक तो मदद पहुंची ही नहीं, और आपका कहना था कि मैं मदद देकर आया हूँ। तो मैंने तो उस चीज़ का तो मैंने स्पष्ट तभी उसी वक्त कर दिया था। मैंने जो परिवारों की जो एबीपी पे जो न्यूज़ चल रही थी आज तक पे कि मदद नहीं पहुंची, उन्हीं लोगों ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया के माध्यम से डाली। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, आप अपनी ऑडियंस को दिखाइएगा कि उन लोगों तक मदद पहुंची है नहीं पहुंची है। तो हम तो जो जिस लाइन से, जो जिस व्यक्ति से जो पैसा लेते हैं उसको पूरी पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और बाकी देखिए लोगों जो का कुछ नहीं कर सकते। ऑडियंस आज के टाइम पर जो ना सोशल मीडिया पे इस टाइम भरोसा कम हो गया है, और आपकी इतनी रिलीज़ होती हैं, इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं, गार्ड्स भी आपके साथ रहते हैं, तो इसका खर्चा कहाँ से आता है? देखिए, पहली बात तो भाइयों का सपोर्ट है। मेरे साथ जो भाई रहते हैं वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह घर से इतने मजबूत हैं कि मैं उनसे 10 लाख रुपये मांगूँ, 15 लाख 1 करोड़ रुपए तक मांगूँ तो अपने घर से लाके वो दे सकते हैं। उन्हीं भाइयों के भरोसा है, उन्हीं भाइयों के साथ चल रहा हूँ मैं। वो अपना खर्चा पूरा उठाते हैं मेरे भाई सब लोग मिलके, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम इस लाइन में आए आज तक मुझे कभी उन्होंने शिकायत का, कभी आज तक उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि आप वो फला गाड़ी बुलाइए, फला गाड़ी बुलाइए। वो खुद ही अपनी तरफ से इंतज़ाम कर देते हैं और हम लोग बैठ के सिर्फ हमें चलना होता है। और रही बात घर से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से भी इतना मजबूत हूँ कि मैं सारे खर्चे दे सकता हूँ, लेकिन भाइयों का साथ है
तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत कभी अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी नहीं है, और मुझे उम्मीद है, सबसे पहले मैं अल्लाह से मांगता हूँ, बाकी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ अच्छी चल रही हैं, और लोगों का तो काम है कहने का, वो लोग कहते रहेंगे और हमें जो करना है हम वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो आपके एनजीओ का काम करने का प्रोसेस क्या है? मतलब कैसे पता लगाते हैं कि सच में ज़रूरतमंद है और कैसे पता चलता है कि ये नहीं है, और फंडिंग कैसे देखिए, होती है? हमारा जैसे कोई हमारे पास फ़ोन आता है, कुछ औरतें आती हैं कि हमारी फला बच्ची की शादी है या हमारा इस तरह की बीमारी है, ये चीज़ हो गई है, तो हम अपनी एक टीम भेजते हैं, 2-4 लोग भेजते हैं चुपचाप उसके पड़ोस में, उसके घर में जाके वो चीज़ें देखते हैं, ये शादी है, ये चीज़ है। उसके बाद जब तस्दीद हो जाती है कि ज़रूरतमंद है, इसकी ज़रूरत करनी चाहिए, तो हम तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, या तो उससे पहले परमिशन ले लेते हैं कि आप अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो बनवा सकते हैं, अगर वो नहीं बनवाना चाहते तो हम खुद ही अपने स्तर से ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा होता है कि हम देते रहेंगे, जब कहीं से नहीं आएगा वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये हर सही चीज़ बात का है। नियम है कि आप कहीं से कुछ आएगा तभी आप किसी को दोगे। बिल्कुल। उसी चीज़ के हम पहले उनसे पूछते हैं कि आपको इसमें कोई एतराज़ तो नहीं है। अगर वो मना करते हैं तो हम अपने पास ही जो हमारे पास होता है रखा हुआ, कोई दे के चला जाता है, तो उस चीज़ को हम इस्तेमाल करके वहाँ हम इंशाल्लाह उसकी मदद कर देते हैं। अच्छा, पहले आप परमिशन लेते हैं वीडियो परमिशन बनाने से लेते हैं पहले? पहले उससे। ओके। आपके इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और मुझे लगता है कि रोज़ हज़ारों मैसेज आते होंगे आपके पास कि बिल्कुल आते हैं। हमें मदद। जैसे अभी हमने एक पोस्ट रिलीज़ किया था आपका, और आपने उसको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर भी डाला था, तो हमारे पास भी 3-4 कॉलें आई थी इंस्टाग्राम पर ही कि भाई हमारी मदद करवाइएगा। तो आप पता कैसे लगाते हैं कि कौन जेन्युइनली है और कौन नहीं है? मैंने देखो या आप सबको डील करते हैं? देखिए, बहुत तरीके के स्कैम होते हैं, फेक आईडी बना के लोग मैसेज करते हैं कि हमारी मदद कर दीजिए। अच्छा, एआई से ऐसी वीडियो बना देते हैं कि आपको लगेगा कि इसका पैर टूटा हुआ है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसकी बच्ची की तबीयत ऐसी हो रही है। तो इतनी चीज़ें स्कैम चल रहा है सोशल मीडिया पे। हम लोग, मैंने आपको पहले बताया, हमारी एक टीम होती है, वो उस जगह जाती है, वो सारा मुआयना करती है कि ये ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरत के लायक हैं, इस चीज़ के लायक हैं। जब अगर लगता है कि ये हैं तो उनकी उसके बाद मदद की जाती है। तो जिसको सीरियसली में मदद चाहिए, अगर उनको आप तक रीच आउट करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए, हमारा एड्रेस मेरा सबको पता रहता है। घर में पिपलड़े में रहने वाला हूँ, ज़िला हापुड़, और डिस्ट्रिक्ट ज़िला हापुड़, और जो है स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश है। और जो नंबर है मेरा भाइयों में लगा रहता है फ़ोन पे हमेशा, और जो कॉल अटेंड होती है, मैसेज आते हैं, सबके मैसेज देखे जाते हैं। तो कभी भी आप मेरे से मिल सकते हैं। मैं जुमे के दिन अक्सर घर पे रहता हूँ, और मेरे से आप आके मिल भी सकते हैं, और मेरे टीम के लोगों से आप बात करके अपनी जो है समस्या बता भी सकते हैं। अच्छा, तो आज के टाइम पे क्या भाई, अगर आपको देखें, काफ़ी यूथ आपसे इंस्पायर है। काफ़ी यूथ ने ये कर लिया है कि आपको देखकर वो क्या करते हैं कि रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं और क्यूआर लगा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर उन यूथ के ऊपर एक क्वेरी बैठ जाए, इन्वेस्टिगेशन बैठ जाए, तो उन्हें पता होगा कि इससे निपटना कैसे है। तो उनको आप क्या सजेशन देंगे कि आप सच में अगर मदद करना चाहते हैं तो एक यही रास्ता नहीं है मदद करने का, दूसरा भी हो सकता है, या वो आपसे कनेक्ट होकर किस तरीके से आपके साथ काम कर सकते हैं? देखिए, मैं तो असल में, जो आपने कहा कि नए नए लड़के जो क्यूआर लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अब मैं किसी को रोक नहीं सकता। नहीं मेरा इख्तियार है कि मैं आपसे ये पूछूं आप ये कपड़े क्यों पहने, आपने आपको दूसरे कपड़े पहन के आना था। मैं नहीं पूछ सकता आपसे, मेरा राइट्स नहीं है, न मेरा अधिकार है ये, वो उसका। हम जो है इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, हम खुद का, हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी पसंद का खा सकते हैं, अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, अपनी पसंद की जगह घूम सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। ये इख्तियार सरकार का है कि सरकार आपसे पूछे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार का इख्तियार है ना, मैं नहीं पूछ सकता इसमें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपने ये फला वीडियो क्यों डाली है, पैसा कहाँ जा सकती है। मेरा उसमें कोई इख्तियार नहीं, वो सरकार का सवाल है और लोगों का सवाल है। लोग उसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे, पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़ाती मामला है उसका। लोग खुद हैंडल करेंगे, सरकार खुद हैंडल करेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर नहीं सकते आप। मैं क्या करूँगा। फिर भी आपको सजेशन तो डालना चाहिए, एक ना एक वीडियो ऐसी डालनी चाहिए कि आप रेदर देन आप ये बनाने के चक्कर में, या अगर आपकी, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है, आप मैंने जैसे कुछ वीडियोस आती रहती हैं सामने, उनका अल्हम्दुलिल्लाह आपका बैकग्राउंड बेहतरीन है फैमिली से, बट उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है, मगर फिर भी वो इस लाइन में घुसते हैं जस्ट बिकॉज अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो उनको आप किस तरीके से सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहूँगा कि जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उसे करते रहिए, इस चीज़ में मत आइए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे दिल में दर्द है किसी की मदद करने के लिए, किसी की जो है ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लाने के लिए, तो अपने किसी मोहल्ले पड़ोस में 2-4 चीज़ों को करते रहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर आना चाह रहे हैं तो पहले अपनी एक तंजीम बनाइए, अपनी एक फाउंडेशन बनाइए, उसमें ज़िम्मेदार लोग जोड़िए अपने क्षेत्र के, अपने बस्ती के, और उसके बाद इस काम को करिए। यकीनन एक अच्छा पैगाम भी जाएगा। जब आप लोगों को लेके साथ चलोगे तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। जो दिख रहा है कि अगर आदमी खुद अकेला होकर ये चीज़ करे, सोशल मीडिया पर डाले, तो उसका तो जवाब आपको आपकी ऑडियंस खुद दे देगी, उसके साथ क्या चीज़ें होती हैं, लोग क्या करते हैं। बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं, बिल्कुल लोग लेके चलते हैं, अलग अलग चीज़ होती है। तो ये जनता के बीच का इख्तियार है। बिल्कुल। कैब भाई, हमारे जो मुल्क में इस टाइम
माइनॉरिटी के ऊपर काफ़ी बिल्स, काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं। मुझे लगता है कि हर महीने एक ना एक नया टॉपिक आ जाता है, फिर वो चाहे हिजाब का हो, फिर चाहे वो वक्फ का हो। तो इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, ये जो कानून है, ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो देश के अंदर जो माहौल है ना, जो डेवलपमेंट होता है, एक सरकार करती है, तो उन मुद्दों से भटकाने के लिए, इन चीज़ों से जो देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, उनको उनका माइंड जो है डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ हर महीने हर साल ये मुद्दे लाए जाते हैं। हमसे ना पूछे कोई कि अच्छे स्कूल कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे स्कूल कहाँ आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल। कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क जो है और जो है प्रदेश है, सिर्फ जो है ये गलत रास्ते पे जा रहा है और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। और एक किसी ने खूब कहा था कि लगेगी आग तो जद में आएंगे कई मकान, यहाँ पर सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। बिल्कुल सही तो बात ये है। तो लोग जो देख रहे हैं, जो आग लग रही है, तो सब देख रहे हैं और जब आग बढ़ेगी तो घर तो सबके जद में आएंगे। तो इन बिलों की जो है मुखालफत करनी चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे सीएनआरसी हो। किस तरीके से असम के अंदर, मैं असम में गया, किस तरीके से मुसलमानों के गांव उजाड़ दिए, तमाम घर उजाड़ दिए, उनके घर रहने के लिए घर नहीं है। अगर मैं वहाँ जाता हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ जाके खुद देखा मैंने, आप यकीन जाने गांव के गांव तबाह कर दिए, पूरे मिट्टी में मिला दिए। क्यों मिला दिए? अडानी का कोई वहाँ पावर प्लांट का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने सब घर जो है मिट्टी में मिला दिए। बेघर हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तमाम लोग रोड पे आ गए। क्या इसका क्या फ़ायदा? ऐसे विकास का क्या फ़ायदा? सही बात है। ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जब आप किसी की घर की छत छीन लो आप? सही बात है। तो ये तो मुल्क जो है सिर्फ दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है और हम तो बस क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। नहीं, मजबूर तो नहीं है, एक आवाज़ है, आपके कदम है, तो लोग बदल रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है। खैर एक बात बताइए, जब आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बोलते हैं, जब आप बयानबाजी करते हैं, तो कभी आपको पीछे से कुछ हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया हो आपको? देखिए, नोटिस आना तो लगा रहता है, ये तो हमें जो हक है वो बोलना है। मैं डरता नहीं किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोलना है वो बोलना है, जो करना है वो करना है, चाहे पीछे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम किसी का गलत नहीं कर रहे, हम चोरी डकैती नहीं कर रहे, किसी का मर्डर नहीं कर रहे, हम किसी का जाके किसी साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे। हम हक के लिए बोल रहे हैं। अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और ये बोलना, अगर आप नहीं बोलोगे तो एक दिन तड़प तड़प के घुट घुट के मर जाओगे। वो मैं मेरे अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। अगर कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। अक्सर आपकी वीडियोस में देखी गई है कि आप मोस्टली मुस्लिम्स की मदद करते हैं, तो व्हाट अबाउट अदर्स? दलित भी तो हैं। देखिए, ये बात आपने सही कहा। मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है कि हाथरस के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 160 परिवार लोगों की जो है डेथ हुई थी। उसमें हमने न जाने कितने ऐसे परिवार थे जिनकी हमने आर्थिक मदद करी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिमों की मदद करता हूँ। हर समाज के लोगों को, हर बिरादरी, हर कौम के लोगों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मैंने वही तो कहा, सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है वैसा नहीं है। लोगों ने एक इमेज क्रिएट कर दी है कि ये फला टोपी लगा रहता है, ये ऐसे रहता है, ऐसी चीज़ें करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारे साथ मेरे ऑफिस में जो लोग रहते हैं, वो सब हिंदू समाज के हैं, दलित समाज के हैं। तो ये तो सिर्फ एक जो है प्रोपेगेंडा बना के लोगों के सामने पेश किया जाता है कि इस तरीके से, इस आधार से देखा जाए, इनसे इस चीज़ से ट्रीट किया जाए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हम तमाम लोग एक हैं और एक साथ मिलकर काम करेंगे और इस देश के अंदर, इस अपनी कौम के अंदर और तमाम समुदाय के अंदर बदलाव लाने का काम करेंगे। तो जो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मैं टोपी लगाकर ये वीडियोस या इस तरीके का काम करा जाए? इंस्पिरेशन की क्या बात है, ये तो मेरे नबी की सुन्नत है। इसमें इंस्पिरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तो ये है कि तुम्हारा जो है, तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम जो बचपन में जो तुम्हारी तरबियत किस तरीके से करेगी, वो उसी का अल्हम्दुलिल्लाह ये वो है। तो क्या भाई, हमने थोड़ी सी रिसर्च करी, थोड़े से हमने क्वेश्चंस निकाले, तो उसमें एक ये भी सवाल आया कि जो आपकी एनजीओ है, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड अभी तक सही नहीं है। फाइनेंशियली रिकॉर्ड देखो, ना तो आप पूछ सकते हैं, ना ही कोई दूसरा पूछ सकते हैं। ये पूछेगी गवर्नमेंट। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने हमसे पूछा है, हमने गवर्नमेंट को सारी चीज़ बता रखी है। आपको लगता है कि इतना चर्चित होने के बाद, इतने कंट्रोवर्सी होने के बाद मुझे कुछ लोग छोड़ देंगे हैं? सही बात है। तो मेरे ऊपर ये सब चीज़ हो रखी, मैंने सब चीज़ जवाब दे रखे हैं। आपको अगर किसी को उसको जानना हो तो वो जान सकता है। मान लीजिए कल को आपको कोई एमपी का पद मिलता है, तो आप सबसे पहले, आप हापुड़ का ही ले लीजिए, आपको वहाँ की सीट मिलती है,
तो आप वहाँ पे सबसे पहले 5 डेवलपमेंट क्या करेंगे? देखो, पहली बात तो हापुड़ जो है हमारा जिला है, वो लोकसभा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। हमारी लोकसभा जो है गाजियाबाद लगती है। और एमपी तो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का जो है विकास कर सकता है, ऊपर पंचायत में बैठेगा। असल में क्या है, मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर हमारे जो है 30-40 एमपी वहाँ जाके जीते और वहाँ जाके बैठे तो उसके बाद फैसला लेना होता है। वरना जो काम एमपी कर रहा है वही काम विधायक करता है, वही काम जिला पंचायत सदस्य करता है, वही काम प्रधान करता है। क्षेत्र के अंदर विकास करना सबसे, जो अगर मैं अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ने कुछ आगे मौका दिया, तो सबसे पहले तो तालीम के जो है स्तर पर हम लोग काम करेंगे। जो मदरसा है, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन करेंगे। उनके अंदर जो है, अगर किसी मदरसे के अंदर अच्छी तालीम की कमी है, अगर पैसे के फाइनेंशियली तौर पर, तो उन मदरसों को हम अच्छा बनाना चाहेंगे, जो कि सरकारें भी काम कर रही हैं उस चीज़ को लेके। तो ये नहीं है कि हमारा क्या है, सुनने के बाद जो हमारा सोचने का नज़रिया ना हर इंसान का अलग है। बिल्कुल सही तो बात हम है। लोग जो है तालीम पे काम करेंगे, नौजवानों के ऊपर काम करेंगे, उनकी एजुकेशन, उन्हें जो है जॉब के ऊपर काम करेंगे, अच्छी रोडों के ऊपर काम करेंगे। और दूसरी जो ये नफ़रत फैल रही है, सबसे पहले इस नफ़रत को ख़त्म करने का काम करेंगे, क्योंकि कोई भी काम होगा अंधेरे के बाद ही होगा। आपकी सोशल लाइफ तो सब देखते रहते हैं, लेकिन फैमिली लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपके 4 भाई और भी हैं, तो आपका ट्रीटमेंट कैसा होता है आपके घर पर, कि आप छोटे हैं सबसे घर में? मेरे से छोटा भी एक भाई है जो हाफिज़ अच्छा। कुरान है। माशाल्लाह। तो आपका मतलब सबसे लाडला कौन है आपके घर में? सभी लाडले होते हैं। देखो, माँ बाप के लिए सब लाडले होते हैं। वो आपका बस देखने का नज़रिया है कि आप उस किस तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल तो सही बात सबके है। घर में चीज़ें होती हैं, वो तो माशाल्लाह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अम्मी और अब्बू के बीच में किसी को चूज़ करना हो, सबसे जो लाड प्यार होता है, देखिए जैसे मैं बताऊँ, मेरा थोड़ा सा है कि सॉफ्ट कॉर्नर मम्मी के साथ में, अम्मी के साथ में। मैं अगर कभी कुछ शेयर करना होता है तो उनके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको कुछ कभी होता है कि फादर थोड़े से हो जाते हैं, वो कह देते हैं कभी कभी, देखो तो आप किसको चूज़ करते देखो हैं फिर? हम तो जिधर से काम निकलना होता है उधर से चूज़ कर लेते हैं। जिधर से लग रहा है कि ये काम इधर से हो जाएगा तो उधर बात कर लेते हैं, उधर से हो जाएगा तो उधर बात कर लेते हैं। तो सब सही माशाल्लाह। बात है। और दोनों से भी मैं कुछ चीज़ बोलूँगा तो बात मान लेते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फैमिली सपोर्ट पूरा है। पूरा समझ। अच्छा, आपने देखा होगा कि कभी कभार वालिद साहब ना गर्म मूड में होते हैं, तो आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी महफिल में बैठे हों, कितने भी बड़े आप युवा नेता हो, कितने भी एमपी हो, कितने पीएम हो, लेकिन वो आपको बेटा मानते हैं। तो आपको कभी डांट पड़ी इस तरीके से? नहीं, अभी तक तो, आज तक तो नहीं पड़ी। घर में कभी डांट पड़ जाती है, वो तो हर किसी को पड़ती है, मैं क्या अनोखा थोड़ी हूँ भाई। अच्छा। अच्छा, आपने युवा शक्ति समिति बनाई है, इसकी विचारधारा क्या है? इसकी विचारधारा मैंने आपसे पहले बताया कि हम तमाम बिरादरियों के नौजवानों को साथ लेके उनके हक की और उनके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने के लिए हम इस समिति को, हमने इसका गठन किया है। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि अगर नौजवान तालीम के सिलसिले में, तालीम की फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कहीं सोर्स लगवानी है, तो उसको ये समिति हमारी जो है उसका सपोर्ट करेगी। अगर वो खेल की फ़ील्ड में आगे जाना चाहता है तो उसमें सपोर्ट करेगी। अगर वो नेता बनना चाह रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी जुड़ना चाह रहा है, उसके अंदर इतने एफर्ट है कि वो बन सकता है लेकिन फाइनेंशियली वीक है, तो हम अपना मंच देके उसे आगे पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे 2027 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का कोई इरादा नहीं है? अभी हमारा इसमें कोई इरादा नहीं है। ओके। अगर आपकी पार्टी से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा वो? देखिए, हमारा जो है उसका पेज भी है सोशल मीडिया पे, और एक लिंक भी मेरा बायो में जो है, युवा जनशक्ति समिति का जो पेज है उसके बायो में लिंक रहता है कि इस लिंक को आप ओपन करोगे, उसमें डिटेल मांगते हैं, डिटेल फिल करके आप हमारी समिति से जुड़ सकते हैं। हमारे पास आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। और 1 तारीख से जो है हम लोग इसकी जो है यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसका जो है सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम हर ज़िले के अंदर जाएंगे, लोगों को इसमें जोड़ने का काम करेंगे। ज़िला स्तर पर इसकी हम कमेटी बनाएंगे और इसके ज़रिए हम जो है अपने काम को अंजाम देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सिर्फ मेंबरशिप कार्ड नहीं है इसमें जुड़ने का मतलब? नहीं, मेंबरशिप नहीं है, ग्राउंड वर्क भी आपको ग्राउंड वर्क भी है। आप मिलेगा। देख रहे हैं, मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके असम तक मैंने बाई कार पूरे मुल्क का सफ़र करा है। हर ज़िला, हर स्टेट मैंने घूमा है, तमाम चीज़ें देखी हैं। अब उन्हीं लोगों को जहाँ जहाँ मुझे जैसी कमियाँ दिखी, वहाँ उन लोगों पर हमें जो काम करने की ज़रूरत लगी, तो मैंने समिति बनाई। अभी समिति के ज़रिए इंशाल्लाह वहाँ काम करा जाएगा। कितने लोग अभी तक आपके पार्टी से कनेक्ट हो चुके होंगे अभी तक तकरीबन 1 लाख के करीब जो है नौजवान जो है हमारी समिति से जुड़ गया है, और इंशाल्लाह इसका कारवां बढ़ता रहेगा। और ये कहाँ जाके रुकेगा इसका मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बिल्कुल। अच्छा, आपने इतने लोगों की मदद करी है, कभी आपके सामने कोई ऐसा केस आया जो बहुत ही खतरनाक सा हो, बहुत ही अभी दर्दनाक सा तक हो? तो एक ही केस आया है। इसमें मैंने बताया, जैसे एक माँ थी, उसका जो है औलाद उसकी जो है ख़त्म हो गई थी। तो उसका एक ही बेटा था। तो दर्द ऐसा होता है, माँ का और औलाद का रिश्ता होता है, वो बहुत
अलग होता है वो, चाहे बेटा हो या चाहे बेटी हो। तो उसका बेटा ख़त्म हो गया था, तो उसने जब ख़त्म हुआ तो रात को 12 बजे जाके उसने अपने बेटे की कब्र खोद दी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, ख़त्म हो गया। तो एक माँ की और एक औलाद की जो तड़प होती है ना आपस में, तो वो चीज़ अंदाज़ा ला सकते हैं। तो कब्रिस्तान जाके उसने कब्र खोदी। उधर से गांव के ज़िम्मेदार कुछ गुजर रहे थे, कुछ पता है कि वहाँ गई हुई है, तो वहाँ गए, उसे वहाँ से उठाया और कब्र दोबारा से उन्होंने मट्टी डाली। तो एक ये दर्दनाक और कितना मंजर रहा होगा, तो आदमी सोच सकता है। तो ये मेरी ज़िंदगी कभी जैसे आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जिसे आप मदद करने के लिए गए हो, लेकिन वहाँ जाकर पता चला हो ये तो मदद के लायक ही नहीं था, वो तो ऐसा कोई केस हुआ आपके साथ में? होते रहते हैं चीज़ें, तो ये बहुत चीज़ें बहुत होता रहता है सफ़र में, क्या होते बताऊँ। रहते हैं। हाँ। नाइस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हमने आपको क्वेश्चन पुट अप किया था कि हमारे साथ क्या भाई आने वाले हैं पॉडकास्ट में, तो लोगों ने आपसे कुछ क्वेश्चंस करे हैं, वो पूछना चाहता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस तो यही थे कि कैब भाई की एजुकेशन क्या है, कैब भाई शादी कब कर रहे हैं, कैब भाई की एज क्या है, वो हमने कवर कर लिया। तो सेकंड क्वेश्चन पर रह गए हम कि कैब भाई शादी कब कर रहे हैं, क्या इरादा है उनका? करेंगे, अभी करेंगे इंशाल्लाह, 2-3 साल बाद जो है शादी करेंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि आपके इतने सारे बिजनेस हैं, तो मैनेज कैसे करती हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं आपके? देखिए, हमारा तो बिजनेस तो है, हमारा वैसे कंस्ट्रक्शन का भी है, जो मेरे वालिद साहब वगैरह देखते हैं। फैक्ट्रियाँ हैं जो हमारे भाई वगैरह देखते हैं। और मेरा खुद का तो खैर ये सिर्फ लोगों की खिदमत करना ही मेरा बिजनेस समझ लीजिए, मेरा काम समझ लीजिए। मैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए अपने लिए वक्फ कर दिया लोगों के लिए, कि जहाँ भी किसी नौजवान को, किसी माँ को, किसी बहन को ज़रूरत पड़ती है, मैं वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ। चाहे मेरा अंजाम कुछ भी हो, मेरे ऊपर मुकदमे लगे, केस लगे, मुझे जेल में डाल दिया जाए, मेरे गोली लग जाए, मुझे कौम का काम करना है। कौम के अंदर जो लोग नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, मेरी माँ बहनों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब देना है और उनका इलाज करना है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी एक बहन की तरफ से एक क्वेश्चन है कि कुछ पेरेंट्स आज भी हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि उन्हें पढ़ाइए, अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, पर्दे में रह के तालीम दिलवाइए उनको। अगर आप आपको इतना ही वो है, अपने पड़ोस में तालीम दिलवाइए। अगर जो बहन है वो तालीम हासिल करना चाह रही है, उनके दिल में जज्बा है पढ़ने के लिए, तो फ़ोन आता है, हर घर में आपको फ़ोन मिलेगा। उसके ज़रिए जो ऑनलाइन कोर्स आ रहे हैं, जो बड़े बड़े जो तालीम के इदारे हैं, जो सोशल मीडिया पे तालीम देने का काम करते हैं, बहुत बड़े ऐप चल रहे हैं आज के दौर में बहुत सारे, तो उनके ज़रिए वो तालीम हासिल कर सकती है। पेपर देने चली जाइए, अगर जज्बा है, अगर अलग चीज़ है वो तो बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो नौजवान है वो बहुत भटका हुआ है। कुछ मतलब आपको पता ही है, जुए के फिराक में रहता है, सिगरेट वगैरह के चीज़ में, तो क्या है इसका मेन जो रीज़न है जो युवा इतना भटका हुआ है? इसका मेन, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पर उनकी काफ़ी सारी गलत चीज़ें होती हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि ज़िंदगी के अंदर दीन नहीं है। हम दुनियावी तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन दीन नहीं सीख रहे। अगर ज़िंदगी के अंदर दीन भी होगा तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम छुएंगे भी नहीं। जब हमें पता होगा कि इनके गुनाह क्या है, गुनाह करने का जो है इसका क्या वो मिलेगा, उसका अजाब क्या मिलेगा। तो अगर ज़िंदगी के अंदर दीन होगा, दीन और दुनिया भी होगी, तो इंशाल्लाह आप वो लोग देख लीजिए उनका क्या, अल्लाह ने उन्हें क्या इज़्ज़त दी है। बिल्कुल सही बात। क्या आपको नहीं लगता कि कोई इस टाइप के आपने देखा होगा, एक वली रहमान साहब ने भी बहुत बेहतरीन स्कूल बनाया, उम्मीद ग्लोबल स्कूल, जिसमें मॉडर्न इस्लामिक एजुकेशन ऐड करी गई। क्या आपको नहीं लगता कि हम उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर हमारा वर्क भी चल रहा है। जैसे इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, हम इंशाल्लाह शुरुआत भी करेंगे। मैंने कहा मेरा तो काम ही है, मैं तो कौम के लिए वक्फ हूँ। जब भी मुझे कौम बुलाती है, कोई नौजवान बुलाता है, मैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूँ। लोग बोलते हैं कि पहुँच जाता है, कुछ नहीं करता, क्या करता है वहाँ जाके। मैं एक तिनका भी नहीं हिला सकता, बिल्कुल, लेकिन मैं उस मजलूम के साथ ज़रूर खड़ा हूँगा कि साथ जुल्म हो रहा है। इंशाल्लाह मैं पहले भी खड़ा होता हूँ, अब भी खड़ा हो रहा हूँ, और चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ मुकदमे लग जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा कंधे से कंधा मिला के, चाहे कुछ भी हो जाए बस। आप पहले टिकटॉक पर भी थे? हाँ, अब बना लेते थे, जब शुरू में चली थी चीज़ें, 2-4 वीडियो हमने जब आपका इंस्टाग्राम खंगाला तो उसमें नीचे सबसे ज़्यादा आपकी कार्स की वीडियोस मिली। वो शौक़ था असल में, घर से भी चीज़ें अच्छी हैं, तो वालिद साहब सन 2009 से ही हमारे घर में कार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कार का भी शौक़ रहा है घर में। तो अच्छा, चीज़ सबसे फेवरेट कार कौन सी है आपकी? जिस जो वक्त पे मिल जाए मेरी तो वही फेवरेट है। क्या फेवरेट, क्या सफ़र करना है, उसमें बैठना है, दूसरी में बैठना है, तो फेवरेट तो मेरा कोई ऐसा नहीं है। मेरा तो ये है कि कौम का काम हो जाए, कौम की चीज़ें हो जाए, मेरे लिए वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट कार मान लीजिए, फेवरेट कुछ भी मान लीजिए। हमारे यूथ को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो आवाज़ उठाने से डरता है? क्योंकि अगर आज के टाइम पर मुसलमान अपनी आवाज़ उठाता है तो उस पर यूएपी लग जाता है,
तो उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, आवाज़ उठाइए, कानून के दायरे में रह के आवाज़ उठाइए। कोई आप पे यूपीए नहीं लगाया, कोई आप पे कार्रवाई नहीं करेगा। अपने अपने बस्ती के, अपने इलाके के, अपने गांव के, अपने जो आसपास के क्षेत्र के लोगों को साथ में रख के आवाज़ उठाइए। अकेले अगर आप आवाज़ उठाएंगे, स्वतंत्रता आप आवाज़ उठाएंगे, तो आपको दबाने वाले आपसे ज़्यादा मिल जाएंगे। सबको लेके साथ चलिए, और जो है जहाँ भी कोई जुल्म हो रहा है उस पर आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाइए, चाहे थोड़ी उठाइए चाहे ज़्यादा उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ उठाते रहेंगे तो जुल्म जो है वो कम होगा, उसका रेट। अगर आप आवाज़ उठानी बंद कर देंगे तो जुल्म बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इतना होगा कि आपकी चौखट तक भी आ जाएगा। सही बात है। आपने जैसे नाम सुना होगा, काफ़ी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं जो आवाज़ उठाने के चक्कर में अंदर हैं, फिर वो चाहे उमर खालिद हो गए, शर्जील इमाम हो गए, तो आप उन पर कम बोलते हैं वैसे? नहीं, वो तो मैं आपको बोलूँ, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो आइडियोलॉजी थी, वो विचार था एक, जो उन्होंने अपना दर्द था, जो मुसलमानों के स्टूडेंट के खिलाफ, और जो मुसलमान जो नौजवान हैं उनके खिलाफ जो चीज़ें चल रही थी उस वक्त, बिल्कुल एनआरसी और सीए के दौरान जो जुल्म किया जा रहा था, उन पर जो मारा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था, वो उनका अंदर की जो आदमी के अंदर दर्द होता है वो उन्होंने बोल के बयां करके बताया उन्होंने। अगर हमारे मुल्क के अंदर जो है बोलने की आज़ादी है, आप स्वतंत्र हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कानून के दायरे में रह के। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला, और बोलने का अंजाम तो आपको पता है क्या होता है। मुसलमान हो के आप बोल रहे हो तो बहुत बड़ा अंजाम, बहुत बिल्कुल बड़ा सही अंजाम। बात है। लेकिन आप उनके ऊपर आवाज़ कम उठाते हो। देखिए, मैं क्या, बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी संस्थाएं उनके साथ हैं, लड़ रही हैं उनके साथ, और मैं भी उनके साथ हूँ। उनके इंसाफ की लड़ाई हमने बहुत जगह, मैंने तकरीरों में बोला है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। और हम जो नौजवान है डर रहा है जैसे बहुत। अगर अभी आप देख रहे हैं शर्जील इमाम वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बिहार से, तो उसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको? मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, और मैं जाऊंगा उनके इलेक्शन में। अच्छा। उन्हें जितवाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, वो एक आइडियोलॉजी है, जो नौजवानों के अंदर उन्होंने जो है जोश भरने का काम किया, वो सभी पूरे मुल्क के लोगों ने देखा, और उनसे जो डर गए लोग, उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिएगा। जेल के जो है ताले इंशाल्लाह टूटेंगे, और जो है शर्जील इमाम और उमर खालिद इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे बहुत जल्द। इंशाल्लाह, बिल्कुल है। अच्छा, हमारा आखिरी जो सजेशन देना चाहेंगे अगर आप यूथ को, तो वो क्या होगा सजेशन? मैं यही देना चाहूँगा कि मिलकर रहिए, तमाम कौम, तमाम बिरादरी एक साथ मिल के रहिए, राजनीति में मत आइए, राजनीतिक चीज़ों से दूर रहिए। जो मुल्क हमारा पहले से था उसी विचारधारा को लेकर आगे चलिए, क्योंकि नफ़रत से कोई आज तक जीता नहीं है। नहीं कोई नफ़रत से आपस में कभी किसी ने कोई किला फतेह किया है। मोहब्बत से ही हम जीत सकते हैं, मोहब्बत से हम सब कुछ कर सकते हैं। चाहे मुल्क की आज़ादी हो, हम लोगों ने मिल के आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। और हम आजकल हम क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे कंट्री में, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं हम लोग, क्यों हमारा रुपये का जो है स्तर गिर रहा है, क्यों हम जो है आज भी मुल्क में हमारा जो है पीछे है बाकी दुनिया के मुकाबले। जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए मुल्क, आज हम उनसे बहुत पीछे हैं। क्यों है? यही तो वजह है कि नफ़रत ज़्यादा यहाँ परोसी जाती है, तालीम कम परोसी जाती है, नफ़रत ज़्यादा परोसी जाती है। इसी का जो है ये जो है जो सब कुछ दिख रहा है आपको, उसी का करता रहता है सच। बिल्कुल सही बात है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह जाता है, और जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो हमारी सीटें होती नहीं है, तो इसको कैसे ठीक करा जाए? देखिए, ये तो जो है जो जनता है, जनता उन्हें जिता के भेजती है, वो इस नीयत से भेजती है कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति, हमारे क्षेत्र का नौजवान है, बड़ा है, वो जहाँ से जीत के जाएगा तो हमारी हक की आवाज़ वहाँ उठाएगा। लेकिन वो ये जब आदमी जीत जाता है, वो उसका दर्द जो है, जो कौम का दर्द है, वो वहाँ पहुँचाए या ना पहुँचाए वो उसके इख्तियार में है। जनता सिर्फ विश्वास कर सकती है, लोग जो है सिर्फ वोट दे सकते हैं, वो आपका गिरवान पकड़ के आपसे काम नहीं करवा सकते। वो आपको गिरवान पकड़ के ये हमारी आवाज़ उठा, अब वो उसके नेता के हाथ में है कि वो किस तरीके से अपनी कौम की आवाज़ उठाता है और अपनी कौम के जो है कामों को करवाने का काम करता है। तो आपको लगता है कि जो हमारे नेता पहुँचे हुए वो कौम की आवाज़ उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं, जितना उनसे हो रहा है वो उतना उठा रहे हैं, और हम भी उनसे कहते हैं कि और आवाज़ उठाइए। और जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं तो आप सभी के सामने आवाज़ उठाने वाले को तो आवाज़ उठाने से पहले उसके घर में जो है आपको पता है रिश्तेदार पहुंच जाते हैं पहले कि भाई दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। तो मुझे आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? देखिए, अभी तक तो हुआ नहीं है, और अगर मैंने कहा मैं कोई डरने वाला हूँ नहीं किसी चीज़ से, मैं कोई चोर नहीं, डकोर नहीं। अल्लाह के शुक्र से ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम कर रहे थे, करते रहेंगे, और जो है फिजूल में अगर कोई फंसाना चाहे तो उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहूँगा जितनी जिससे कोशिश हो सके अपनी कोशिश करे, लगे रहे। हमारा काम है काम करने का, हम काम करते रहेंगे। मैं आपसे फिर बताऊं, जितना मेरे अंदर ताकत है मैं उससे डबल ताकत से काम करता हूँ। 18-18, 20-20 घंटे मैं सफ़र करने के बाद लोगों का काम करने का काम करता हूँ। तो मैं ना रुकने वाला हूँ, ना थकने वाला हूँ, ना बैठने वाला हूँ। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया कैफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद कैफ भाई,
और आपने देखा होगा इस पॉडकास्ट में, अभी आपने बात सुनी होगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। और हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज़ सीखी कि अगर आपके इरादे नेक हो तो आप पर इल्ज़ाम लगाने वाले और आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रुकावट आपके रास्ते में नहीं बनती। तो हमारे साथ बने रहें अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।